जी अस्सलाम वालेकुम जी. Okay, we are going to do the past papers of kinematics today. Question number one is: a car moves with a uniform acceleration along a straight road. Oil leaks from the car at a rate of one drop every 2 seconds. The diagram shows the ये स्क्रीन distances नहीं शेयर हुई हुई। between the. Okay, जी, let me share the screen just 1 second. The diagram shows the distances between the three successive oil drops on the road. Fine. So this is first drop, this is second drop, this is third drop. What is the acceleration of the car? See, यहाँ पे हमारे पास दो रीजन्स हैं. अब यहाँ पे एग्जामिनर ने ये कहीं नहीं कहा कि जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई. सो हमें नहीं मालूम व्हाट इज द वैल्यू फॉर यू, बट हमें ये पता है कि दो ड्रॉप्स के दरमियान क्या डिस्टेंस है. सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. अब टाइम जो है वो 2 सेकेंड है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी चूंकि हमें नहीं मालूम, तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर 9 मीटर्स, u हमें नहीं मालूम, सो इट वुड बिकम 2u 1/2a and this would be 2 square. So it would be 9 meter is equal to 2u plus 2a square. So this is the first equation जो हमारे पास जो है a. ठीक है, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर टू जो है वो बेटा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए बनेगी. सो इट वुड बी s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो बेटा s कितना है हमारे पास, s इज हाउ मच टोटल डिस्टेंस. अब कितना ले लेते हैं हम, इट इज 21 मीटर. सो 21 मीटर इज इक्वल टू टाइम कितना है बेटा हमारे पास, अब हमारे पास 4 सेकंड्स गुजर चुके हैं. So it is 4u plus 1/2a. अगर कोई कह रहा है लेट 4. मी जॉइन द मीटिंग या जो भी। See, everyone is on board, I think. Just 1 second. Okay. So this would be square. So 21 is equal to 4u plus 1/2a 16. So 21 equals 4u प्लस 8a. अब देखें इसके अंदर हमें u की वैल्यू को एलिमिनेट करना है. सो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन वन बाय टू. सो व्हाट डू आई गेट, इट इज 18 मीटर इज इक्वल टू 4u प्लस 4a. दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. इसलिए ताकि इसके अंदर 4u बन जाए. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इक्वेशन टू minus equation 3. So it is 21 is equal to 4u plus 8a, and this is 9 is equal to sorry 18 is equal to 4u plus 4a. Now I'll subtract this all. So this is cancelled, so I would get 4a equals 3. So a would be equal to 3 upon 4. So it would be equal to 0.75 meter per second square. So the answer for this particular question would be taken as A. Is that clear, beta? Okay, ji. Let's go to question number 2. The diagram shows a graph of the various quantities plotted against time for an object dropped from a stationary balloon high in the atmosphere. Atmosphere का मतलब है यहाँ पे हमारे पास air resistance होगी and it is not taken to be zero. So when an object is released from height, so अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता चलेंगी. क्या acceleration g के इक्वल रहेगी? The answer is no, because air resistance है तो g के इक्वल नहीं होगी. So graph 1 जो है is acceleration against time and graph 3 is resultant force against time. The answer is no. ये आपके पास velocity का ग्राफ बनेगा और ये आपके पास acceleration का ग्राफ बनेगा. ठीक है.
अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो फिर ऐसा होता है, और अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो होती तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो इसका मतलब है 1 and 3 आर कंसिडर्ड टू बी द राइट आंसर। सो मेरे पास जो आंसर है 3 इज एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम एंड ग्राफ 1 इज वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है सो वेट है और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। So what do I write? Weight minus air resistance equals ma. When air resistance increase करेगी तो मेरे पास जो पूरा फैक्टर है weight minus air resistance का वो decrease करेगा। एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम ऐसे है कि बेटे जब ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है एट अ लो रेट, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती है। चूंकि वेलोसिटी के ग्रेडियंट से आपको क्या मिलती है? एक्सेलरेशन। सो ये आपका ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। सो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट गिव्स यू डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, लाइक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी गिव्स यू डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, the velocity of an electric car changes as shown. What is the acceleration of the car? अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू बन रही है this is equal to 105. So what would be the gradient? Gradient is equal to delta V divided by delta T. So 105 किलोमीटर्स पर आवर है। आई थिंक इसको मुझे पहले चेंज कर लेना चाहिए। सो मेरे पास है 105 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करेंगे। सो हमारे पास आंसर कैसे आएगा? सो देखें हमें मालूम है कि जो 1 मीटर पर सेकंड है दिस इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर्स पर आवर, और जो मेरे पास 105 किलोमीटर्स पर आवर है दिस वुड बी इक्वल टू x. So what is the value of x? So it is 105 divided by 3.6 and that is equal to how much? It is 29.1 meters per second. So it is 29.1 meters per second divided by 0 divided by 4 minus 0. So what is the answer? Is it D? So the answer is D. D would be the right answer. Okay. Question number 176. A projectile is fired from a point P with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at a point Q. The horizontal distance r from P after time t. The acceleration of the free fall is g. Air resistance is negligible. Which quantity is correct? देखिए जो horizontal range है हमारे पास, this is the horizontal range. Can I say this is s of x? S of x is equal to u of xt plus half a of x t square. चूंकि ये प्रोजेक्टाइल है और इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हमें पता है कि इस केस के अंदर a of x like horizontal acceleration 0 है। So r would be equal to u of x times t. अब u of x कितना है? This is equal to v cos theta. So can I say r is equal to v cos theta and what is time? टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब v ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y माइनस जी टी, तो फाइनल वेलोसिटी टॉप पे क्या हो जाएगी? 0। u ऑफ y बेटा कितना है? इट इज इक्वल टू u साइन थीटा, नॉर्मली हम लेते हैं लेकिन इसने हमें v दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू v साइन थीटा माइनस जी टी। सो t वुड बी इक्वल टू v साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ये वो टाइम है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप तक पहुंचेगा। अब ये टाइम जाने का है, वापस आने के लिए भी इतना ही टाइम होगा। सो जो टोटल टाइम लगेगा ये वाला, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स v sin theta upon g. So it would become 2 v sin theta divided by g. So this is equal to 2 v square cos theta sin theta divided by g. This is the horizontal. This is time हमें चाहिए। r is the distance but टाइम नहीं था हमारे पास। अच्छा टाइम जो है वो एग्जामिनर ने बाय द वे इन द टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है फाइन। सो अच्छा हमने
खैर इसको निकाल लिए बहरहाल, अगर ये ऑप्शन होता तो हम इस तरह से निकाल लेते अगर टाइम ना दिया हो। अब चूंकि एग्जामिनर ने हमें ऑप्शन टी की टर्म्स में दिया हुआ है तो टी टाइम आने जाने दोनों का, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टी है, सो आई वुड राइट वी cos थीटा टाइम्स 2t, और जो टोटल टाइम है वो कितना है, इट इज कंसिडर्ड टू बी t। सो अब मेरे पास जो रेंज आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, दैट इज v t cos थीटा, सो द आंसर वुड बी a। इज दैट क्लियर? सर जी बेटा। सर इसमें इतनी मतलब लंबी वो मतलब करने की क्या जरूरत थी, ये तो हमें याद नहीं होता। अच्छा, याद करना जरूरी नहीं है, अगर लेट सपोज एग्जामिनर आपसे इस पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लेता तो फिर आप क्या करते, फिर आपको उस पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी निकालनी पड़ती, ठीक है। बट अच्छा सही। ये हमें हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैपिटल टी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छा पॉइंट क्यू तक पहुंचा, अगर पॉइंट क्यू तक ना होता किसी और पॉइंट तक होता तो फिर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी डालते और हमारे पास आंसर आ जाता, ठीक है। जी सर। जी। ओके, दिस इज 177, आई थिंक वी डिड दिस क्वेश्चन अर्लियर। हाँ, किया हुआ है ना हमने पहले, ओके फाइन, दिस वाज ऑलरेडी डन, तो इस पे टाइम नहीं वेस्ट कर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 178। The car X is traveling at a speed u along a straight road at time t equals 0. A second car y is a distance d naught behind the car X and traveling at speed v in the same direction. Speed v is less than the speed u. Fine. Speed v less है speed u से. At t is equal to 0, car y begins to accelerate. ठीक है, with constant acceleration. Car y overtakes car x at time t equals t. Which graph uh, which graph best shows the variation with time t of the distance between the two cars? Okay, fine. अच्छा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप देखें, सो हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो डिस्टेंसेस के ग्राफ आ रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो शुरू में देखें क्या हो रहा है कि जो स्पीड ऑफ द कार है वो आपके पास इनिशियली कम थी, बाद में जो कार है इतने इसने एक्सेलरेट किया, तो देखिए एट टी इक्वल 0 कार वाई जो है ये वाली कार ये एक्सेलरेट होना शुरू होती है और इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अच्छा मैं बता दूं, विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंस है जो डी नॉट हमने लिया, तो ये डी नॉट से ही डिस्टेंस स्टार्ट होगा। अब होता ये है कि जैसे जैसे गाड़ी जो है वो स्पीड अप होगी, तो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो इंक्रीज होगा, इट वुड स्टार्ट टू इंक्रीज। अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से बन जाएगी आपके पास, और जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस जो है वो दोनों गाड़ियों के दरमियान कम हो रहा है, सो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीजिंग वो डिफरेंट रेट के ऊपर हमारे पास कम होगा। तो शुरू में तो हमारे पास जो कार है इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा डिक्रीज, सो वी वुड हैव अ डिक्रीजिंग ग्राफ। अब ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ है इसके बाद कहीं वेरिएशन नहीं आई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, विच मींस हमारे पास ये ग्राफ जो है ये यूं जाएगा। अब चूंकि ये डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस डिस्टेंस स्टार्ट्स टू डिक्रीज दिस वे। जी, शुरू में जो हम्प आ रहा है आपके पास ये क्या चीज शो कर रहा है कि जो गाड़ी है या जो कार है बाय, इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। अब देखिए कार ने जिस पर्टिकुलर टाइम पे उसको ओवरटेक करना है वो टाइम टी है, तो वो टाइम टी पे यहाँ तक तो सब केसेस आपके पास ठीक है। अब फर्दर हमको देखना है कि जी किस पर्टिकुलर टाइम पे ये स्पीड इंक्रीज करना। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, कार बिगिंस टू एक्सेलरेट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ये कार जो एक्स है ये स्टॉप तो नहीं हुई थी, ये भी चल रही थी, इसका भी डिस्टेंस था। तो इनिशियली तो जब एक्सेलरेशन होना शुरू होगी वो पर्टिकुलर ये टाइम है, ठीक है।
इस पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुई है जीरो के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या था, उनके जो दरमियान है वो डिस्टेंस, क्योंकि कार यू एक्स जो है इट वाज नॉट स्टॉप्ड। सो अभी कार वाई जो है जी, अब चल डिस्टेंस ओवरऑल कम हुआ, तो किस रेट पे कम हुआ है वो हमको देखना है। देखिए यहाँ पे आप इसके ग्रेडियंट से आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है हमारे पास, ठीक, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही, दोनों केसेस में हमारे पास इट वुड बी अ ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट से हमारे पास आ रहा है। अब जब हमारे पास जो कार एक्स है, वाई है, वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो पहले की निस्बतन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। सो इनिशियली हमारे पास चूंकि कार यू जो एक्स जो थी वो भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, कार वाई उसके पीछे पीछे मूव कर रही है और अब उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई। तो जैसे ही स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई है तो इनिशियली तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ ना आपके पास, बिकॉज जो डिस्टेंस था एक्स और वाई का वो शुरू में हमारे पास डी नॉट था। अब जैसे ही इंक्रीज हुआ तो उसके ग्रेडियंट से हमें वेलोसिटी मिल रही है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी स्टार्ट्स टू इंक्रीज, इसीलिए वी हैव दिस हम्प। उसके बाद ये अगर ग्राफ देखते हैं आप तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आई, जो कि ऐसा नहीं हो रहा हमारे पास। इसके जो ग्राफ बनेगा बेसिकली ग्रेडियंट जो बनेगा हम उसकी बात करें। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो सूटेबल पोजीशन बन रही है इस पर्टिकुलर रीजन की वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की, इंक्रीजिंग वेलोसिटी की है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है, दैट इज व्हाई वी हैव चोजन आंसर नंबर बी। ओके जी, car 179, the graph shows how the velocity of the ball varies with time t from the moment it is hit vertically upwards from the ground. What is the displacement of the ball from the ground after 3 seconds? So देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है तो ये जाने का टाइम डिस्टेंस है और ये वापस आने का है और बॉल यहाँ आके रुक गई, तो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस वाइल गोइंग डाउन एंड दिस इज द डिस्टेंस वाइल गोइंग अप। अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से ली जाती है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो एरियाज को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनका डिफरेंस लेंगे। So area 1 minus area 2. So this is area 1, this is area 2. So 1 by 2 times base times height minus 1 by 2 times base times height. This is negative 10. अब चूंकि यहाँ मैंने माइनस साइन लगा दिया है इसीलिए आई एम गोइंग टू राइट प्लस साइन है, 1 times 10. So what's the answer? 15. So it means answer should be A. ठीक है, क्लियर है बेटा। सो जब भी आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा और एग्जामिनर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को आपस में क्या करना है, माइनस करना। ओके जी, 179 के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 180। टू स्टूडेंट्स each throw a ball horizontally from a top of the tower. The two balls are released at the same time. यहाँ से इधर थ्रो किए। द फर्स्ट स्टूडेंट थ्रोज हर बॉल विद स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड और जो दूसरा है दैट इज 10 meters per second. Assume air resistance is negligible and the balls land to the horizontal ground. Which row describes the horizontal distance traveled and the landing times of the two balls? देखिए अब चूंकि लैंडिंग एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है और वी हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में जो टाइम होगा दैट वुड बी सेम। सो हम कह सकते हैं कि लैंडिंग टाइम जो होगा वो हमारे पास सेम होगा, लेकिन चूंकि हमारे पास 20 की हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा थी तो ये दूर जाके गिरेगा और 10 वाला जो है वो थोड़ा सा इधर करके गिरेगा, विच मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फॉर 10 वुड बी स्मॉलर, वो डिफरेंट होगा और 20 वाले का लार्जर होगा, सो दैट्स व्हाई आंसर वुड बी सी। तो 180 का आंसर सी होना चाहिए आपके पास। देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो हमारे पास टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। अच्छा देखें, a mass on the end of the spring bounces up and down as shown after being released at t is equal to 0. This is the distance upwards, distance downward और इसके रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का ग्राफ हमको बनाना है। बस सिंपल सी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जिस जगह पे आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी
वहां पे आपके पास वेलोसिटी जीरो होगी। कैसे मालूम पड़ेगा? इसके ग्रेडियंट से। तो यहाँ पे देखें ग्रेडियंट जीरो है, तो इसका यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास जो वेलोसिटी के ग्राफ्स होंगे वो कैसे होंगे? वहां पे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जहाँ पे ये वाली जगह बन रही है, पॉजिटिव मैक्स एंड नेगेटिव मैक्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, द वेलोसिटी जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे द ग्रेडियंट इज मैक्सिमम। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट से मिलती है हमें। इसका मतलब है कि वी वुड बी हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से वेलोसिटी मिली है, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स यू नेगेटिव वेलोसिटी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन वुड बी ए। देखिए बेटा डिस्टेंस, और अब यहाँ पे देखें जो डिस्टेंस मैक्सिमम है, अगर ये हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास, ये दिस वाज गोइंग अप। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये रुका हुआ है, स्टॉप किया है हमारे पास, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास जीरो है। सिमिलरली ये इसको पोजीशन से लेते हैं, दिस इज ए, this is B, this is C, this is D and this is A. So this is A. While it is going up, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये पोजीशन पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। सो दिस इज पोजीशन बी। नाउ इट इज स्टिल गोइंग अप। सो दिस इज पोजीशन सी, जब आपके पास ये मैक्सिमम अप पोजीशन पे पहुंच चुका है। नाउ इट हैज टू कम बैक। सो दिस इज डी। यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, लेकिन जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है आपके पास, वहां वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम होती है। और इसके बाद व्हेन इट इज एट पोजीशन ई, तो ये मैक्सिमम नेगेटिवली डिस्प्लेस करके यहां तक जा चुका है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज कंसिडर्ड टू बी द करेक्ट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी मैक्स है, बट पॉजिटिव के अंदर चूंकि नीचे आ रहा है वेलोसिटी मैक्स है नेगेटिव के अंदर। दिस इज नेगेटिव मैक्स वेलोसिटी, दिस इज पॉजिटिव मैक्स वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? अच्छा, किस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पीछे? अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, हम इस ऑब्जेक्ट को यूं थ्रो करें और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यूं करके नीचे आएगा। हमें पता है कि जो v ऑफ y है दिस इज इक्वल टू u ऑफ y t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखें इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या ले लेते हैं? जीरो। तो हमारी सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? एक्सेलरेशन पे। तो दोनों केसेस में जब 20 से थ्रो करें या आप थ्रो करें उसको से 10 से, तो दोनों सिचुएशंस के अंदर आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से आपके पास हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर आप एस ऑफ वाई लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारे पास एस ऑफ वाई है, सॉरी, एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि जो एस ऑफ वाई है एक्स के अंदर, और जो एस ऑफ वाई है वाई के अंदर, ये फर्ज करें 10 मीटर्स पर सेकंड से थ्रो किया हमने बॉल, और ये 20 मीटर्स पर सेकंड से हमने थ्रो किया। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हमारे पास कॉमन है वो क्या चीज है? एक्सेलरेशन कॉमन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारे पास। अब ये बेसिकली हमने क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल स्पीड डिफरेंट है, वर्टिकल स्पीड डिफरेंट नहीं है। आपने याद रखना है प्रोजेक्टाइल के केस के अंदर चाहे आप ऑब्जेक्ट को यूं यूं रिलीज करें या यूं थ्रो करें, दोनों केसेस के अंदर जो टाइम टेकन होगा बाय द बॉडी इट वुड बी टेकन टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से।
अब जब एक ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं तो एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस हाफ ए ऑफ एक्स टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, यू ऑफ एक्स इंटू टी है, ठीक है। इस केस में यू कॉस थीटा नहीं है ना, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकल, ठीक है जी बेटा। जब इस ऑब्जेक्ट को जब हम यूं थ्रो कर रहे हैं तो ये डिफरेंट सिचुएशन होगी। Okay, beta. This is question number 183. A particle with velocity v at an angle theta to the horizontal. The components of the particle velocity are vy upwards in the vertical direction and vh जो है वो horizontal direction है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस particular case के अंदर what are the expressions for the magnitude v and the angle theta? तो कैन आई से कि जो मेरे पास v है ये बेसिकली इन दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू बन रही है। सो इट वुड बी इक्वल टू v किसके इक्वल होगा, दिस वुड बी इक्वल टू vv स्क्वायर प्लस vh स्क्वायर। सो इट वुड बी रादर a और b, और जो थीटा है दैट इज बेसिकली दिस अपॉन दिस, तो ये साइन थीटा है, दिस अपॉन दिस लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो दैट इज tan थीटा। सो 90 डिग्रीज है ना हमारे पास। सो tan थीटा इज इक्वल टू वर्ड ऑपोजिट, लाइक इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं वी वी अपॉन वी एच। सो थीटा वुड बी equal to tan inverse VV upon VH. So this is the option number B. Is that clear to everyone? जी बेटा clear है? Do you have any question? ऑप्शन ए क्यों होना चाहिए? अच्छा, अब मुझे बताएं बेटा tan थीटा किसके इक्वल होता है? दिस इज, देखें साइन इज इक्वल टू, वो आपने वर्ड वो पढ़ा है, सम पीपल हैव, सो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा, राइट। Question 184. A car travels along a straight horizontal road. The graph shows the variation of the velocity v of the car t is equal to 6 seconds of the journey. The brakes of the car are applied from t is equal to 1 to t is equal to 4 seconds. How far does the car travel while the brakes are applied? G Musa, if you want, you can reply your answer. अच्छा जी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर, जज नहीं करना मुझे। Fine. अच्छा, You can just tell me कौन सा रीजन हमको लेना है। सर मतलब 1 से 4 तक हमने लेना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाउ फार डज द कार ट्रैवल व्हाइल द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो तो बस इसका एरिया ले लेना। किसका एरिया? ये जो ट्रायंगल्स है एक बन रहा है जो वैसे पता नहीं, ये आई थिंक। ट्रेपीजियम है बेटा आपके पास। सो ये अच्छा दो हाँ, वही। पैरेलल साइड्स बन जाएंगी आपकी, यहाँ पे वी हैव 8, यहाँ पे वी हैव 22 एंड फ्रॉम हेयर टिल हेयर वी हैव व्हाट 3। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होगा, 1/2 सर टाइम्स ये बी होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 45 22 प्लस 8 टाइम्स 3, so which is going बी, to give you what, this is 45। 45 meters, so the answer would be B. अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही रीजन उठाना है, बिकॉज जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो हमारी वेलोसिटी रिड्यूस करेगी। ABS is basically anti-locking braking system। इसके अंदर देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, इस बेसिकली इसमें ये होता है हमारे पास कि जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो एवरी व्हील इज कंट्रोल्ड कंप्यूटराइज्ड वे। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज किसी एक साइड के ऊपर आपके पास रफ सरफेस है और किसी एक साइड पे आपके पास मड है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर गाड़ी स्लिप हो सकती है इफ देयर इज नो एबीएस। तो एबीएस जो है जहाँ पे फ्रिक्शन लगनी चाहिए ज्यादा वहां पे ज्यादा लगाएगी, कैसे, व्हील्स को टोटली लॉक करके, और जहाँ पे कम लगनी चाहिए वहां पे व्हील्स को स्लो रख लेगा, जिसकी वजह से आपके पास हर
व्हील जो है वो डिफरेंट वे के अंदर कंट्रोल किया जा रहा होगा, दैट्स व्हाई दिस वुड बी सिचुएशन। वैसे तो आप ब्रेक लगाते तो लॉक हो जाता जी, so you can. Okay जी, 185. A stone is thrown horizontally from a top of a cliff and falls into the sea some time later. Air resistance is negligible. Which graph shows how the vertical component v of the velocity of the stone varies with the vertical horizontal component vh of the velocity as it moves through the air? अब air resistance क्या है? Negligible है। इसका मतलब है कि आपकी जो horizontal velocity क्या होगी वो क्या रहेगी? Constant। कांस्टेंट। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे आपको मिल रही है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे v ऑफ h तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज करके ऊपर जाएगी और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इट वुड रिमेन कांस्टेंट, सो इट्स दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी डी। ठीक है बेटा, राइट, ओके। So we have 186, question number 186. The graph shows how the physical quantity varies with time. Which event could be represented by the graph? The acceleration of the free fall rising to the maximum height and then falling to the ground. Acha, the acceleration of the skydiver leaving an aircraft, falling, opening the parachute and falling to the ground. C. The speed of a javelin as it leaves the athlete's hand falls and sinks into the ground. And D is the speed of a high jump athlete leaving the ground, jumping over a bar and descends to the ground. अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर द एक्सल, अब ये कह रहे हैं कि जी कौन सी विच event could best be represented by the graph. The acceleration of a firework rising to the maximum height and falling to the ground. अब इसमें बेसिकली क्या है कि जब एक ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ऑब्वियसली एक्ट कर रही होगी, सो ये डिक्रीजिंग होगा, और जब वापस आएगा सो एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं होगी। अब ये वापस आते हुए एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन शुरू में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी 9.81। लेट्स सपोज दिस इज कंसीडर्ड टू बी 9.81, और वापस जब आएगी तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी एंड इट वुड स्टार्ट टू डिक्रीज टू जीरो। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है हमारे पास? द एक्सेलरेशन ऑफ द स्काई डाइवर लीव्स एन एयरक्राफ्ट फॉलिंग, ओपनिंग द पैराशूट एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड। अच्छा, अब होता बेसिकली ये है कि जब एक पैराट्रूपर जो है वो जंप करता है प्लेन से, सो उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो इनिशियली 9.81 है। एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है जिससे एक्सेलरेशन क्या होना शुरू हो जाती है? जीरो। एक्सेलरेशन स्टार्ट्स टू डिक्रीज, और ये वो रीजन है जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है। सो दिस इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, अब व्हेन द पैराशूट इज ओपन सो वेट इज स्मॉलर देन द एयर रेजिस्टेंस, सो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड रिड्यूस होना शुरू होगी। सो जब स्पीड रिड्यूस होगी अब क्या होगा? अब जैसे ही इसकी स्पीड रिड्यूस होगी तो एयर रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रही थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के अंदर देखिए शुरू में क्या हो रहा था, जब पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसके ऊपर इक्वेशन लगेगी एफ नेट इक्वल्स एम ए, सो वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स एम ए। शुरू में एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है। जब पैराशूट ओपन हो जाता है, पैराशूट ओपन करने के बाद वेट कम और एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। सो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स एम ए, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर नेगेटिव हो जाता है, तो दिस इज नेगेटिव एम ए। मास तो नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जैसे ही पैराशूट ओपन हुआ तो अब उस पैराट्रूपर की वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होने से क्या होगा बेटा? एयर रेजिस्टेंस कम होगी, और एयर रेजिस्टेंस कम होके किसके इक्वल होने की कोशिश करेगी? वेट के। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगेन वी वुड बी हैविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज द टर्मिनल वेलोसिटी।
इस पर्टिकुलर केस में अगेन आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, सो द आंसर वुड बी बी। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप द questions are clear to you. Take care then. Thank you and Allah Hafiz.